आज का हमारा अध्याय है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। यह अध्याय आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय है। इस जल प्रलय नामक पाठ में लेखक ने बाढ़ के दृश्य का सजीव चित्रण किया है। ऐसे क्षेत्र का वर्णन किया है लेखक ने जहाँ पर बाढ़ आई हुई हो। लेखक ने विभिन्न लोगों की बाढ़ आने पर होने वाली भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है। इसी प्रकार बाढ़ के आने पर या बाढ़ के आने की संभावना से उत्पन्न या पैदा हुए मानसिक वातावरण का वर्णन करना भी इस पाठ का उद्देश्य है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र के लोगों पर क्या बीतती है, क्या उनकी मानसिक प्रतिक्रिया होती है, क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है, यह दिखाना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है। जिन लोगों ने बाढ़ के दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था, उनके मन की दशा का भी वर्णन यहाँ किया गया है। बाढ़ के समय सरकार के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था आदि का उल्लेख करके लेखक ने बाढ़ के दृश्य को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है और यही इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य भी है। ठीक है। आगे हम पाठ पढ़ते हैं। गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मतलब शरण लेते हैं। ठीक है। पनाह का मतलब क्या है? शरण। तो इसमें लेखक क्या बता रहा है? जो लेखक है वो बिहार की राजधानी पटना में रहता है और उसका गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां हर वर्ष पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। ठीक है। जो लेखक का गांव है वह ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये जितने भी ये नाम आए हैं ये नदियों के नाम हैं। कोसी, पनार, महानंदा और गंगा। ठीक है। और कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक, दुख, शोक क्या होता है? दुख भी कहा जाता है। ठीक है। आगे है सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका क्या होता है? भयंकरता। ठीक है। बाढ़ की भयंकरता। कि सावन भादो, सावन और भादो जो महीना होता है उस महीने में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट, सपाट लंबी चौड़ी और परती, परती मतलब खाली पड़ी जमीन जिस पर कृषि न की गई हो, ऐसी जमीन, उस जमीन पर गाय, बैल, भैंस और बकरों के हजारों झुंड जब एक साथ देखे जाते हैं तो बाढ़ की विभीषिकता या बाढ़ की भयंकरता का अंदाजा हम लगा सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर आकर वो लोग रहते हैं जिस क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो, अपने आप को बचाने के लिए। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक यहाँ अपने बारे में बताता है कि प्रति क्षेत्र में, ठीक है, जमीनी क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह लेखक को तैरना नहीं आता। ठीक है। जो लोग नदी, जहाँ आसपास नदी हो, ऐसे स्थानों पर रहते हो तो ज़्यादातर उनको तैरना आता है, लेकिन लेखक को तैरना नहीं आता। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर क्या होता है? सहायता देने वाला, की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। ठीक है। लेखक क्या कहता है? मैं 10 वर्ष की उम्र से लेकर और जिस साल की यह घटना है बाढ़ की, उससे पिछले साल तक एक रिलीफ वर्कर या राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वयं सेवक की तरह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करता रहा हूँ।
ठीक है, जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उस क्षेत्र के लोगों की मदद करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। ठीक है, उनकी मदद करने के साथ साथ लेखक इन बातों पर बाढ़ के ऊपर लेख भी लिख चुका है। ठीक है, और किस समय का वर्णन है ये, जब 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी तो उस टाइम की बात है ये। तो हाई स्कूल में लेखक ने बाढ़ पर एक लेख लिखा था और उस लेख पर उसको प्रथम पुरस्कार मिला था और वहाँ से ही लेखक ने लिखना शुरू किया और धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को एक नए पाठ के साथ भी प्रस्तुत कर चुका है। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। तो इस लाइन के द्वारा वहाँ के लोगों की जिज्ञासा का वर्णन हो रहा है। ठीक है, वो नदी के पानी या बाढ़ के पानी का आंखों देखा हाल देखना चाहते थे। तो सब लोग मोटर, स्कूटर, जिसके पास जो था वही उसी से जाकर वहाँ का हाल देख रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में और जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। मतलब जो भी जा रहा था उसके जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, यह देखना चाहता था कि पानी शहर में कहाँ तक घुस गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर पानी आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया, मतलब सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछ रहे थे कि क्या वहाँ तक पानी पहुँच गया, क्या उसको पार कर दिया। ठीक है, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब बट्टा 4G रोड पर पानी आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पानी में डूब चुकी थी। छाती भर पानी है, छाती तक पानी भर गया है। विमेंस कॉलेज के पास डूबाऊ पानी है और विमेंस कॉलेज के पास तो इतना पानी भर गया है कि वहाँ कोई डूब भी सकता है। आ रहा है, आ गया है, घुस गया, डूब गया, बह गया, मतलब सब लोगों के मन में, सब लोगों की जुबान पर यही बातें थी। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। लेखक कॉफ़ी हाउस वहाँ का शहर का हाल देखने सुनने के लिए जा रहा था, लेकिन जब लेखक वहाँ तक पहुँचा तो कॉफ़ी हाउस को बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। ठीक है, यहाँ पानी के वेग के बारे में बताया गया है कि किस गति से पानी शहर में घुस रहा था। और गेरुआ क्या होता है, गेरुए रंग का, झाग फेन। ठीक है, जो जब ज़्यादा पानी बहता है तो उसमें झाग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको गेरुआ झाग कहा है। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। लेखक ने अपने मित्र से क्या कहा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए दिख रहा है वहाँ दूर से ही आता हुआ मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत लेखक ने किसे कहा है, यहाँ पर बाढ़ के पानी को कहा है। ठीक है, जब भी किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सी मुसीबतें लाती है लोगों को, और अपने साथ पता नहीं कितने लोगों को, कितने घरों को साथ बहाकर ले जाती है। इसलिए यहाँ लेखक ने पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सब भय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। ठीक है, आतंक के मारे मतलब लेखक उस पानी को देखकर डर गया और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रणाम निवेदन करने लगा और मुंह से कुछ अस्फुट मतलब अस्पष्ट शब्द निकले। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। ठीक है, लेखक डर गया था इसलिए वो और आगे नहीं गया, लेकिन रिक्शा वाला बहुत बहादुर है और कहने लगा कि चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं।
भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है। करंट बहुत तेज है मतलब पानी का वेग, पानी की गति बहुत ज़्यादा है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा। अनुनय मतलब प्रार्थना भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया कि 2 आमे वापस ले चलो भैया, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। उन्होंने वहाँ से रिक्शा को वापस मोड़ा और अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। ठीक है, वहाँ पर पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने भी पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। ठीक है, जो वहाँ पर विज्ञापन छपे हुए थे उनकी परछाई पानी में रंगीन सांपों की तरह लग रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। ठीक है, वहाँ पर पानी भरते हुए हजारों लोग खड़े होकर देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। जब दशहरा नज़दीक आता है और रामलीला देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उससे मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग बाढ़ को देखने के लिए खड़े थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक मतलब गेरुए रंग का, मतलब गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की जितनी भी यादें थी वो धीरे धीरे गेरुए रंग के आवरण, आवरण मतलब पर्दा, आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित मतलब ढक रहा था। वो सारी स्मृतियाँ लेखक को याद आ रही थी। हरियाली पर शहनाई शहनाई, शहनाई शहनाई धीरे धीरे, हरियाली पर शहनाई शहनाई, पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। मतलब जो घास थी हरी हरी उस पर चारों तरफ पानी फिर गया था और यह अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। ठीक है, इसी बीच एक अधेड़, अधेड़ मतलब अधेड़ व्यक्ति किसको कहते हैं? 30-40 साल उम्र हो गई हो जिसकी, उसको अधेड़ कहा जाता है। तो एक व्यक्ति मुस्टंड होता है बदमाश, और गवार जोर जोर से बोल रहा था, ई है जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो इस कथन के द्वारा क्या कहा गया है? तो इस कथन के माध्यम से लेखक बताना चाहता है यहाँ कि जनसाधारण के मन में, लोगों के मन में बैठी ईर्ष्या द्वेष की भावना को प्रकट किया है। गांव और शहर में भेद सदा ही बना रहता है। भेद मतलब अंतर। अतः नगर और गांव के लोगों के मन में आपसी कटुता, आपसी वैर भाव, ठीक है, भी घर कर जाती है। घर कर जाती है मतलब उनके मन में शहर वालों के प्रति ईर्ष्या बैठ जाती है। यह कटुता ही उस गांव के व्यक्ति के इस कथन से अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, और यही कड़वापन या कठोरता उस गांव के व्यक्ति के इस कथन से प्रकट हुई है। ठीक है, ग्रामीण चाहता है कि इन पटना वासियों का भी ग्रामीणों की भांति ही नुकसान हो, तब इन्हें पता चलेगा कि बाढ़ से क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रही है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। ठीक है, लेखक ने अपने कवि मित्र से क्या कहा कि इस आदमी के वचनों को पहचान लीजिए। मतलब कवि को अपनी साहित्यिक गोष्ठियों में ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की और ऐसे बातों की खोज करता रहता है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था।
शाम के 7:30 बज चुके थे और जो आकाशवाणी पटना केंद्र में आकाशवाणी थी वहाँ से समाचार आ रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे और जो पान की दुकान थी उसके सामने खड़े लोग चुपचाप शांत होकर या जिज्ञासु होकर सारी बातें सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था और किसी भी क्षण या पल पानी अंदर जा सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था और यह समाचार दिल दहलाने वाला था। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा ही सारे शहर की हालात जाने जा रहे थे। कलेजा धड़क उठा, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। यह बात सुनकर सब डर गए और जो उनका कवि मित्र था उसके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। ठीक है, तुरंत ही सहज हो गए, ठीक हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। कोशिश करके उन्होंने अपने चेहरे पर जो डर की रेखाएं थी उनको दूर किया, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि चारों तरफ जो लोग खड़े थे इस बात को सुनकर उनको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कोई लोग डरा हुआ नहीं था। तो यह देखकर लेखक भी सहज हो गया। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। पानी देखकर जो लोग वापस आ रहे थे वो हर रोज़ की तरह ही हंसते बोलते हुए वापस आ रहे थे, बल्कि आज उन लोगों में उत्साह हर रोज़ से ज़्यादा ही कुछ देखने को मिला। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। दुकानों में कुछ हड़बड़ी थी, जो नीचे सामान रखा हुआ था जो बाढ़ के पानी में भीग सकता था, उसको बचाने के लिए दुकानदार सामान को ऊपर रख रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था कि जो दुकानों की जो खरीद बिक्री थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। पान वाले की अचानक बिक्री क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि बाढ़ को देखने के लिए बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और वे बाढ़ से डरे हुए नहीं थे, अपितु हंसी खुशी और कौतूहल से भरे हुए थे। उनके मन में बाढ़ को देखने की जिज्ञासा थी, इसलिए वे समय गुजारने के लिए, समय बिताने के लिए पान की दुकान पर आकर खड़े हो जाते। ऐसे में पान खाने की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसलिए दूसरे सामान की दुकानें बंद होने लगी और पान की दुकान पर भीड़ बढ़ गई थी। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। ठीक है, पान वाले के आईने में मतलब सारे लोगों के बीच सिर्फ लेखक और उसके मित्र ही मतलब डरे हुए दिखाई दे रहे थे और लेखक ने सोचा कि अगर हम कुछ देर तक यहाँ रुके तो सब लोग हम पर हंसकर कहेंगे कि जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो। बुज़दिल मतलब डरपोकों का चेहरा देखो, कितना डरे हुए हैं। क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरह पटना लापता न हो जाए। ठीक है, धनुषकोटी एक जगह का नाम है। सब लोग बोल रहे थे कहीं सारा शहर डूब न जाए और धनुषकोटी की तरह पटना भी गायब न हो जाए। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। ठीक है, कि लोगों ने जितने भी पाप किए हैं सबको उनका परिणाम मिल जाएगा और चलो गोल घर के मुंडे पर, जो ऊंचा स्थान था गोल घर पर, वहाँ जाकर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं बही? यही माकूल मौका है। माकूल मतलब सही मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारने
मारना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे तरह तरह की, और एक ने कहा कि यही सही मौका है जब इनकम टैक्स वालों को, जो काले कारोबारी हैं, जो गलत रूप से पैसे कमाते हैं, उन लोगों के घरों पर छापा मारना चाहिए। आसानी से माल मिल जाएगा उनको। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा 1 सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। तो राजेंद्र नगर के चौराहे पर जो मैगजीन कॉर्नर था, जहाँ से मैगजीन यानी पत्रिकाएं मिलती थी, आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह बिछी हुई थी। लेखक ने सोचा कि 1 सप्ताह के लिए इकट्ठी ही ले लेता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल लेखक सोचने लगता है कि क्या क्या उठाऊँ मैं। हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में जो फ्रेंच या जर्मन सिखा दे ऐसी किताब, या योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब खरीद लूँ। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। जब लेखक किताबों को ढूंढने में लगा हुआ था, उनको उलट पलट कर देख रहा था कि कौन सी किताब खरीदूं, तो जो दुकान का मालिक था कृष्णा, वो उस पर हंस रहा था। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। उन किताबों को छोड़कर लेखक ने क्या खरीदी? हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। मित्र से विदा होते हुए कहा, मित्र से अलग होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। उससे कहा कि पता नहीं कल कितना पानी चढ़ जाए और कितने पानी में हमें रहना पड़े, और जो कम पानी में रहेगा, मतलब जहाँ बाढ़ का पानी कम पहुँचेगा, वहाँ के लोग पानी में फंसे हुए लोगों की मदद करेंगे। सुधि लेना मतलब याद करना, ठीक है।